आ जाओ भाभी, आराम से। सुरेखा ये ले, नेक तो तूने मांगा ही नहीं। क्योंकि मुझे पता था कि आप मुझे बिना मांगे ही दे दोगे। अब भैया भाभी को अंदर ले आओ, आप दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। अरे तू भी थोड़ा आराम कर ले, हमारा नाश्ता पानी भाभी देख लेंगी। भाभी भाभी। अरे चुप हो जाओ भैया, दोनों भाभियां बहुत थक गई थी तो सो रही हैं। अच्छा, और तू नहीं थकी क्या? ओहो भैया, बस आप लोगों के लिए नाश्ता भिजवाकर मैं भी जा रही हूँ सोने। चलो अब आप यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, जाओ भाभी को अंदर ले जाओ। सुरेखा के जिद करने पर विष्णु अपनी नई नवेली दुल्हन कविता को लेकर अपने कमरे में चला गया और सुरेखा उन दोनों के लिए नाश्ता तैयार करने लगी। और फिर कुछ घंटों के बाद बहुत बढ़िया नींद आई। सुरेखा एक कप चाय तो पिला दे। जी भाभी बस अभी लाई। रुको सुरेखा, चाय तो मैं भी लूंगी, पर साथ में खाने के लिए भी कुछ बना देना। वो क्या है ना, खाली चाय गैस बनाती है मुझे। जी भाभी। सुरेखा सारे काम निपटाकर थोड़ा आराम करने ही जा रही थी कि तभी उसकी दोनों बड़ी भाभियों ने उसे नए काम बता दिए, जिन्हें वो बेचारी बिना कुछ कहे चुपचाप करने चली गई। असल में सुरेखा के माता पिता जिंदा नहीं थे और अब उसकी जिम्मेदारी उसके 3 भाइयों जयेश, रमेश और विष्णु पर थी। और सुरेखा अपने तीनों भाइयों की लाडली थी, लेकिन उसकी दोनों बड़ी भाभियां एक नंबर की कामचोर थी, लेकिन दिमाग से बहुत चालाक थी। अपने पतियों के सामने तो वो सुरेखा को सिर आंखों पर बिठाकर रखती थी, लेकिन उनके इधर उधर होते ही उस पर ऑर्डर जमाना शुरू कर देती थी। सुरेखा ने कभी इसकी शिकायत नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर में बवाल हो। लेकिन अब घर में एक और बहू थी। अरे दीदी, मुझे लगा आप सो रही होंगी। अब इस वक्त चाय कोई मेहमान आए क्या? नहीं नहीं, वो बड़ी और छोटी भाभी जग गई है ना, तो उनके लिए चाय बना रही हूँ। अच्छा, वैसे हैं कहाँ भाभी? मेरी तो उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। हाँ, वो आपसे शाम को मिलेंगी आपकी मुंह दिखाई के वक्त। ठीक है, लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं भाभी, मैं कर लूंगी, आप जाकर आराम करो, और कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे कहना। कविता ये देखकर हैरान थी कि घर की इकलौती बेटी काम पर काम किए जा रही है और दोनों भाभियों को अपने कमरे से निकलने तक की फुर्सत नहीं है। लेकिन फिलहाल वो भी चुप रही। और फिर शाम को, बिल्कुल सही कहा आंटी, बस इस हीरे को तराशने का काम अब हमें करना है। सही कहा भाभी। अब वैसे कविता, तुम किसी बात की चिंता मत करना, जैसा हम कहें बस वैसा ही करती जाना। क्यों भाई, तुम दोनों क्या इसकी सास हो? सास नहीं, पर हम जेठानियां तो है ना इसकी। इस घर के तौर तरीके तो हम ही सिखाएंगे ना इसे। पहले खुद तो सीख लो तौर तरीके, फिर इसे सिखाना। मेहमान का इतना कहना था कि नीरजा और नंदिता वहीं उससे लड़ने के लिए तैयार हो गई। तब सुरेखा ने बीच में आकर किसी तरह मामला शांत कराया। और ये सब देखकर कविता को इतना तो समझ में आ गया कि उसे अपनी जेठानियों से क्या नहीं सीखना है। और फिर अगले दिन, वाह भाई वाह, आज आलू के पराठे तो गजब बने भाई। कविता भाभी ने बनाए हैं, और जरा ये खीर तो खाकर देखिए भैया, ये तो कमाल की बनाई है कविता भाभी ने। अब आज सारा काम इन्होंने ही किया, मुझे तो किसी काम में हाथ भी नहीं लगाने दिया। कविता, इसके लिए तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए, क्यों भैया? इतना कहकर जयेश अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर कविता को दे देता है, और फिर रमेश ने भी ऐसा ही किया। ये देखकर जहां कविता, सुरेखा और विष्णु बहुत खुश थे, तो वहीं नीरजा और नंदिता जलकर राख हो चुकी थी। नाश्ते के बाद नीरजा के कमरे में दोनों काफी देर तक खुसुर फुसुर करती रही, और फिर उन्होंने कविता को भी उस कमरे में बुला लिया। और फिर, जी भाभी, आपने बुलाया मुझे? हाँ कविता, कुछ बात करनी है तुमसे, वैसे कुछ समझाना था, अगर तुम समझना चाहो तो। कहिए ना भाभी। कविता, तुम घर के कामों में जरूरत से ज्यादा ही लग रही हो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, सुरेखा सब अच्छे से कर लेती है। अरे पर भाभी, वो क्यों करे सारा काम, हम बहुओं की भी तो। अब हमें गलत मत समझो कविता, हम ये सब सुरेखा की भलाई के लिए कर रही हैं। तुमने देखा तो है, सुरेखा दिखने में ज्यादा सुंदर तो है नहीं। अब ऐसे में अगर घर के कामकाज भी अच्छे से नहीं सीखेगी तब तो होने से रहा उसका ब्याह। हाँ, और नहीं तो क्या, तीनों भाई पिछले 4 सालों से जी जान से कोशिश कर रहे हैं, उसके दहेज पर सब कुछ लुटाने को तैयार है, पर बावजूद इसके एक भी जगह बात नहीं बनी। तब हमने सोचा कि रंग रूप से ना सही, पर हो सकता है कि गुणों से ही अपनी सुरेखा के भाग खुल जाए और कोई उसे पसंद कर ले। पर भाभी, अरे तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ कविता, हमने कहा ना कि इसी में सबकी भलाई है। और सुनो, सुरेखा के भाइयों के सामने ये जाहिर मत करना कभी। असल में तीनों भाइयों के दिमाग में हमारे सास ससुर एक फितूर भर कर गए हैं कि सुरेखा के पैर बड़े शुभ हैं। अरे अगर इतनी ही खुशकिस्मत होती तो अब तक ससुराल ना पहुंच गई होती अपने, यहाँ मायके में ही पड़ी रहती क्या? बिल्कुल सही कहा भाभी। कविता, तुम खुद ही सोचो, आखिर जरूरत क्या है घर के कामों में खुद को झोंकने की? आराम से सारा दिन आराम करो, और जब ये लोग ऑफिस से आ जाएं तो फटाफट पहुंच जाओ किचन में। तब तक सुरेखा सब करके रखती है। और मजे की बात तो ये कि वो अपने भाइयों से कुछ कहती भी नहीं।
चुप हो जा। अब कविता, तुम समझ रही हो ना जो हम कहना चाह रहे हैं? हाँ भाभी, मैं सब समझ गई। अब मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ ना, पर सीधा अपने कमरे में जाना, रसोई में नहीं। इसके बाद कविता वहां से सीधा अपने कमरे में गई और कई घंटों तक बाहर नहीं निकली। ये देखकर दोनों बड़ी बहुओं को लगा कि उनका तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है और उसकी देवरानी कविता भी अब उनकी टीम में है। और फिर करीब एक हफ्ते बाद, अरे कविता, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे मायके वाले आ रहे हैं? रुको, मैं अभी पानी मंगवाती हूँ। सुरेखा, ओ सुरेखा। रुकिए भाभी, पानी मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं, तुम्हारे घर वाले आए हैं, तुम यहाँ बैठकर सबसे बातें करो। अब सुरेखा कर लेगी सब कुछ। नहीं भाभी, आज ये सब मुझसे मिलने नहीं बल्कि सुरेखा दीदी से ही मिलने आए हैं। आप दोनों बैठिए ना, मैं बस अभी आई। नीरजा और नंदिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तब तक तीनों भाई भी घर आ गए और फिर भाई, जिस दिन मुझे कविता ने सारी बात बताई, मेरा तो दिल खुश हो गया। सच भैया, अपने सुरेखा के लिए जैसा चाहा था वैसा परिवार अब जाकर मिला है। हाँ भैया, ये बढ़िया हो जाएगा। कविता का मायका सुरेखा का ससुराल हो जाएगा। वैसे भी दोनों में खूब पटती है। ये लो, सुरेखा आ गई। हाँ तो भैया, लड़की सुशील है, संस्कारी है, इस बात की गारंटी तो मेरी। बाकी सब आप देख लो। सुंदर भी है। मुझे रिश्ता मंजूर है। सुरेखा दीदी, आप भी अच्छे से देख लो। लड़का इंजीनियर है, संस्कारी है और मेरा भाई है। सुरेखा ने सर्वेश को देखा और फिर मुस्कुराकर कविता को, और फिर लो जी, इसी बात पर निकालो बालूशाही, क्योंकि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगी भाभी? अब मेरा मतलब है काजी। तो इस तरह सुरेखा का रिश्ता तय हो गया और अब वो बहुत जल्द दुल्हन बनकर अपने घर से विदा लेने वाली थी। दूसरी तरफ उसकी दोनों भाभियों को ये समझ नहीं आ रहा था कि सुरेखा की विदाई के बाद अब उनकी दाल कैसे गलेगी, क्योंकि कविता से जीत पाना तो फिलहाल उन्हें नामुमकिन ही लग रहा था। मम्मी, ये कुकर तो बहुत बढ़िया है। इसमें पुलाव कितना खिला खिला बनाया है महिमा भाभी ने। माँ, मुझे भी ऐसा ही कुकर लेना है। इस दिवाली आप मुझे उपहार में ऐसा ही कुकर देना। हाँ हाँ, ले लेना। तो महिमा के साथ आज शाम को ही जाकर ऐसा कुकर ले आना। माँ, एक काम करो, भाभी का कुकर तो 5 लीटर का है ना, आप मेरे लिए 8 लीटर वाला मंगा देना। सपना बेटा, तुम्हारे दहेज में हमने 3 लीटर, 5 लीटर और 8 लीटर के कुकर दिए तो थे। अभी तो वो नए होंगे। अरे तो क्या हो गया, और एक खरीद भी देंगे तो। हमारी इकलौती बेटी है। सपना का स्वभाव लालची था, अपने पास चीज होते हुए भी मन ना भरने वाली बात। इसीलिए वो जब देखो मायके आकर कोई ना कोई डिमांड कर ही देती थी। पर महिमा का स्वभाव बहुत ही मिलनसार था, वो बात को संभालना जानती थी। रहने दो माँ, कोई जरूरत नहीं है। पापा तो सोचते हैं मैं लालची हूँ, पर मुझे किसी चीज का कोई लालच नहीं है। मैं तो अपना घर समझकर चीजें मांग लेती हूँ, वरना मेरे ससुराल में भी कोई कमी नहीं है। सपना दीदी, मुझे मम्मी ने 2 कुकर दिए थे, 8 लीटर वाला मैंने यूज नहीं किया, वो आप ले लो। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है भाभी, अगर आप इतना कह रही हो तो मैं वही कुकर ले जाती हूँ। इस तरह कई बार सपना कुछ न कुछ मांगती रहती थी। ऐसे ही एक दिन, क्या मैं नानी बनने वाली हूँ? तू सच कह रही है? हाँ माँ, कल ही डॉक्टर को दिखाया था, मैं प्रेग्नेंट हूँ। चल अच्छा, तेरी सास तो बहुत खुश होगी। हाँ माँ, वो तो मेरी गोद भराई का फंक्शन भी कह रही है बहुत धूमधाम से करेंगी। माँ, अभी से तैयारी शुरू कर दो। फिर गोद भराई के फंक्शन में क्या क्या दोगी तुम मुझे? देख लो, यहाँ सारी बिरादरी है। अरे तू चिंता मत कर, मैं तेरे पापा और विकास के साथ बैठकर सारी लिस्ट बना लूंगी। सपना की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर घर में सब बहुत खुश थे, पर सपना का लालच यहाँ भी रुकने वाला नहीं था। एक दिन जब वो अपने मायके गई, क्या हुआ सपना, तू परेशान क्यों है? तू तो आज डॉक्टर के पास जा रही थी ना? जाना तो था मम्मी, पर गाड़ी में तो टाइम लगता है, और वैसे भी डॉक्टर का क्लिनिक गलियों में जाकर है तो गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी। बाइक ले जाने लगे तो बाइक खराब हो गई। मुकेश की बाइक बहुत पुरानी हो गई है और हाथ में इतने पैसे नहीं है कि मुकेश नई बाइक ले सके। और आपको पता ही है, वैसे भी अभी बच्चा होगा तो बहुत खर्चे होंगे। रिक्शे पर जाने से सासू माँ ने मना कर दिया कि गड्ढों में मुझे ठोकर लगेगी, इसीलिए आज की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। अब मैं पापा से तो कह नहीं सकती कि इनके लिए नई बाइक ले लो, पर तुम्हें तो कह सकती हूँ। तुम एक बार पापा से बात करके देखो ना, अगर वो मुकेश को एक नई बाइक खरीद कर दे दें। अरे कैसे नहीं खरीद कर देंगे, अब अपनी बेटी को परेशानी की हालत में थोड़ी देख सकते हैं। तू चिंता मत कर, मैं तेरे पापा को बोल दूंगी। सपना अपनी गोद भराई के फंक्शन को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो रही थी। वो बार बार कोई ना कोई डिमांड करने के लिए अपनी माँ को फोन मिला देती थी। माँ, फंक्शन में तुम सब टाइम पर पहुंच जाना। पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो तो,
ऐसे ही आज मैं जब सासू माँ के साथ बैठी थी, मुझे तो लगता है सासू माँ कहीं ना कहीं मुझे ही सुना रही थी कि उन्होंने ननद जी की गोद भराई फंक्शन में सोने का सेट चढ़ाया था। एक काम करो ना, विकास भैया के साथ जाकर किसी सुनार की दुकान से अच्छा सा सोने का सेट अगर मिल जाए तो। विकास आ जाए शाम को दुकान से, फिर उससे बात करती हूँ। सपना ने अपनी गोद भराई के फंक्शन में सोने का सेट, बाइक और ना जाने क्या क्या डिमांड रख दी थी। बेटी थी तो मना करते भी नहीं बनता था। पर एक सुबह जब विकास सोकर उठा। जी शर्मा अंकल, नमस्ते। क्या हुआ विकास बेटा, तुम परेशान क्यों हो गए? पापा, शर्मा अंकल का फोन आया है, हमारी दुकान का शटर खुला हुआ है, हमारी दुकान में चोरी हुई है। सब लोग दुकान पर पहुंचते हैं। गले में से रुपए गायब है पापा। बाकी किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया गया है। ये काम जरूर किसी दुकान के नौकर का ही है, जो इस बारे में जानता था कि गले में रुपए रखे हुए हैं। दुकान पर आज सारे नौकर आए हैं, पर चंदू गायब है। कल रात को ही उसने फोन किया था कि वो अपने गांव जा रहा है। इसका मतलब उसने रात को चोरी की और सुबह यहां से भाग गया। पापा, अगर आप कहो तो पुलिस को एक बार खबर कर देते हैं। नहीं बेटा, पुलिस को खबर मत कर, इस बात को यहीं दबा दे। वैसे भी सपना की डिलीवरी का पूरा टाइम चल रहा है, उनके घर में फंक्शन है, और अगर हमारे घर में इस तरह से चोरी के बारे में उन्हें पता चलेगा तो उनके रंग में भंग डल जाएगा। अच्छा नहीं लगता। अब जो नुकसान होना था हो गया, आगे से ध्यान रखना। अब क्या करेंगे? तुमने जो बाइक और बाकी सामान बोला था, हमने सोचा था उन्हीं रुपयों से सब कुछ हो जाना था, पर अब हाथ पैर कहाँ मारे, किसके आगे जाकर रोएं? तुम सपना को कुछ बताने के लिए भी मना कर रही हो। पापा, घर चलते हैं, फिर बात करते हैं। सब लोग घर पहुंचते हैं। महिमा सारी परेशानी देख रही थी। वो अपने सास ससुर के पास गई और एक बॉक्स उनके हाथ में देने लगी। महिमा बेटी, ये क्या है? पापा जी, ये मेरी शादी के जेवर हैं। अभी आप इन्हें बेचकर सपना दीदी की गोद भराई के लिए सामान ला सकते हो, और वैसे भी मैं इतने भारी जेवर नहीं पहनती हूँ। अगर कुछ चाहिए होगा मुझे तो मैं बाद में ले लूंगी। अभी हमें ननद जी की गोद भराई फंक्शन के लिए जरूरत है, प्लीज आप मना मत कीजिएगा। महिमा की बात सुनकर उसके सास ससुर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि दरवाजे पर उनका दामाद यानी सपना का पति ये सब बातें सुन चुका है। वो वहीं से वापस लौट जाता है और जाकर सपना को सारी बात बताता है। माँ, पापा, भैया, भाभी मेरे लिए इतना सोचते हैं, और मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि उन्हें मेरे कारण कितनी परेशानी होती होगी। आज उनकी दुकान में चोरी हो गई, फिर भी मेरे बारे में ही सोच रहे हैं। मैं तो उनकी बेटी हूँ, मुझे समझना चाहिए था। मैं कितना लालच कर रही थी। मैं सचमुच कितनी लालची हूं ना मुकेश। तुमने आज ये सच्चाई बताकर मेरे हाथों से कितनी बड़ी गलती होने से रुकवा दी। मेरे कारण महिमा भाभी के जेवर चले जाते। अपनों का तो आशीर्वाद ही कीमती गहनों और चीजों के समान होता है। सपना बहू, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भाभी के गहने नहीं बिकेंगे। हम भी एक बेटी के माता पिता हैं, हम जानते हैं बेटी के लिए फर्ज निभाना क्या होता है। तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो, इसलिए तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी है। सपना, माँ पापा से फोन पर बात कर लो। सपना अपने माँ और पापा दोनों से फोन पर बात करती है। उसके बाद सब लोग गोद भराई के फंक्शन में पहुंचते हैं। महिमा भाभी, आप बहुत अच्छी हो। आप एक बहू होकर भी मेरे माँ पापा के लिए बेटी समान हो, और मैं एक बेटी होकर भी अपने माता पिता को नहीं समझ पाई। आई एम सॉरी भाभी। माँ पापा भैया, आप सब मेरे कारण कितना परेशान हुए। सपना, तू इतना मत सोच, अभी तो इस हालत में नहीं है। चल बैठ, मैं तेरी नजर उतारती हूँ मेरी बच्ची। सब लोग धूमधाम से सपना की गोद भराई का फंक्शन अटेंड करते हैं। सपना के चेहरे पर खुशी देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।